चलिए आज हम पढ़ रहे हैं सर्जना पाठ नंबर 13 सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बातें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सबसे पहली बात है कि शब्दों को समझिए। प्रजातंत्र, प्रजातंत्र किसे कहते हैं? जनता की ऐसी की तैसी, इट मीन डेमोक्रेसी, यही कहते हैं ना मेरी नजर में। तो आज के संदर्भ में देखा जाए राजनीति इस छोर पे आके खड़ी होगी है कि यदि प्रजातंत्र की परिभाषा यदि तय करे तो यही होगा। बाकी प्रजातंत्र की पुरानी सबसे अच्छी परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी है, बाय द पीपुल, टू द पीपुल, फॉर द पीपल। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए किया गया शासन, दैट इज द डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र सफल कब होगा, उसके लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक है? देखिए, यदि आजादी के 72-73 साल के बाद यदि हम जाके अभी देखें कि हम कहां तक पहुंचे हैं तो निराशा ही थोड़ी हाथ लगेगी। वी आर ए बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। हमारे यहाँ जितने वोटर हैं, मात्र वोटर हैं, उतनी तो अमेरिका की आबादी भी नहीं है। हमने इस देश में प्रजातंत्र को लागू करने के लिए 1973 साल पहले, लगभग 72 साल पहले, हमने एक संविधान बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन। और एक संविधान एक वो किताब है जिसके हिसाब से हम लोग हमारी शासन चलाएंगे, सत्ता चलाएंगे। पर यदि हम आज पलट के देखें तो हमें बहुत सारी चीजें नजर आएगी। उस समय राजा होते थे, रजवाड़े होते थे, अंग्रेज होते थे, उनका शासन चलता था, हम लोग प्रजा थे। आज जो राजा चले गए, अंग्रेज चले गए, उनकी जगह खादी वाले नेता अंग्रेज आ गए। आपने देखा होगा कि कोई विधायक बन जाए, कोई सांसद बन जाए, उसके बाद उसका बेटा सांसद बनता है, उसी का बेटा विधायक बनता है। और हमारे इस देश में जो राजनीति है वो कुछ परिवारों की क्या बन के रहेगी? जागीर बन के रहेगी। यदि आप या मुझ जैसा कोई व्यक्ति यदि चुनाव लड़ना चाहे तो असंभव है, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारी क्वालिटी चाहिए। वो क्वालिटी हर किसी में नहीं होती है। व्हाट इज द क्वालिटी टू फॉर इलेक्शन? क्या क्वालिटी होनी चाहिए? एक तो सबसे पहले कि आपके लिए बदमाश होना बहुत जरूरी है। यदि आप बदमाश हो तो आपके लिए चांस है कि आपको टिकट मिल सकता है। आप 2 नंबर के पैसे होने आपके पास बहुत जरूरी है। कर चोरी की हो, आपने बहुत बड़े चोर हो, भ्रष्टाचारी हो, तो आपकी संभावनाएं और प्रबल हो जाती है कि आपको टिकट मिल जाए। खुदा न खास्ता आपने यदि किसी का मर्डर किया और लोगों के बीच में आपका खौफ हो तो फिर तो यकीन मानिए कि आपको टिकट मिल ही जाएगा। आप यदि बलात्कारी हो, ऐसे वैसे हो, ये क्वालिटी आप में है तो आपके सबसे ज्यादा चांस बनते हैं कि आपको टिकट मिल जाए। और यदि आप में एक अवगुण है ईमानदारी का, मैं बहुत बड़ा टोन मार रहा हूं, समझना। यदि आपके अंदर यदि एक अवगुण है ईमानदारी का आज के संदर्भ में, तो आपको सब कुछ मिल सकता है, भगवान मिल जाएगा, पर आपको किसी पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा। तो क्या इस क्राइटेरिया पे यदि तोले तो क्या हमारा जो प्रजातंत्र है क्या वाकई सफल है? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई कृतियां है। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री रहे थे भीमराव अंबेडकर, और अपने जमाने के उस काल के सबसे जीनियस और सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में ये बहुत प्रसिद्ध थे। इनकी बहुत सारी किताबें प्रसिद्ध हैं। इन्होंने बाद में हिंदू धर्म या सनातन धर्म से नाराज होकर इन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया था। और इन्होंने कहा भी था कि हिंदू धर्म में पैदा होने पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था, पर मेरी मौत बौद्ध धर्म में होगी, ये कहते हुए उन्होंने अपना धर्म बदल दिया था। अब देखिए इस पार्ट में स्टार्ट कर रहा हूं। सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक शर्तें, यह अंडरलाइन करते रहना जो ये बात बता रहा है, ताकि उसके इर्द गिर्द प्रश्न दौड़े चले जाएंगे। यह स्वीकृत मत है कि प्रजातंत्रवादी शासन व्यवस्था में जो सत्तारूढ़ हैं उन्हें प्रत्येक 5वें वर्ष लोगों के पास जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए क्या उनकी संपत्ति में वे इस योग्य है कि उन्हें सत्तारूढ़ रहने दिया जाए, ताकि वे उनके हितों का संरक्षण कर सके। अब देखिए प्रजातंत्र में होता क्या है, आप लड़ लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, सबसे पहले कह रहा है कि जो सत्तारूढ़ है
जो सत्ता में है, हर 5 साल के पास उन्हें लोगों के बीच में जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि क्या सत्ते में बना रहना चाहिए। इस चीज को थोड़ा समझना। मैं थोड़े इसके आगे की बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ कोई जीत जाए तो कितने साल तक रहेगा? 5 साल तक तो रहेगा ही, उसको वहां से कोई हटा नहीं सकता है। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है, किसी को जीत के भेजे, 1 साल तक अच्छा काम नहीं करे, 1 साल के बाद हमारे पास हक होना चाहिए कि रिकॉल, उसे वापस बुला लो। जनता फैसला करे कि यह हमें नहीं चाहिए। क्यों उसे 5 साल तक इस देश को लूटने की आजादी दी जाए? क्योंकि 5 साल का अरसा तो बहुत ज्यादा होता है। आपको लगे कि आपका चुना हुआ प्रतिनिधि काम नहीं कर रहा है, तो लोगों के पास अधिकार होना चाहिए कि 5 साल से पहले क्या करे, इसे वापस उसकी कुर्सी छीन ली जाए और उसकी जगह किसी दूसरे को मौका दिया जाए। 5 साल तक उसके लिए इंतजार क्यों करना? वे इस योग्य है कि उन्हें सत्तारूढ़ रहने दिया जाए ताकि वे उनके हितों का संरक्षण कर सकें, उनके सौभाग्य को बना सकें और उनकी आरक्षा कर सकें। प्रजातंत्र का केवल इतने से संतोष नहीं होता है कि प्रत्येक 5वें वर्ष सरकार की रोकथाम की जा सके और इस बीच के समय में कोई सरकार को कुछ भी कहने सुन सके। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि 5 साल के बाद ही आप हिसाब चुकाएं। अब कोई सरकार बन गई, बहुत भ्रष्ट है, अब उसको हटाने के लिए भी आपको कितने साल इंतजार करना पड़ेगा? 5 साल। 5 साल के बाद तो आप वोटों की ताकत से उसे हटा देंगे, पर उन 5 सालों में उन 5 सालों का हिसाब कौन देगा? ऐसा होना चाहिए कि सरकार लोगों के पास वो ताकत होनी चाहिए कि 5 सालों के अंदर जब शासन चला रहे तब भी उनको कहने का मौका मिलना चाहिए, उन्हें हम सुना सकें। प्रजातंत्र चाहता है न केवल 5 वर्ष की समाप्ति पर सरकार का निषेध किया जा सके, बल्कि ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि सरकार के विरुद्ध किसी भी समय और तुरंत निषेधात्मक कार्रवाई की जा सके। तो अम्बेडकर वही बात कर रहे हैं कि 5 साल के बाद निषेधात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कभी भी होनी चाहिए। जब सरकार गलत स्टेप उठाए, कोई कठोर कदम ऐसा उठा दे जो आम पब्लिक को यदि पसंद नहीं आए, तो सरकार के खिलाफ हमें उसी समय सरकार को गिराने की हमारे हाथ में क्या होनी चाहिए? ताकत होनी चाहिए। यदि ये डंडा काम करेगा, यदि ये ताकत जनता के हाथ में हो, तो उससे क्या होगा? उन्हें सत्ता में बैठे हुए लोगों को हर पर डर लगेगा कि यार हम ऐसा कोई कदम उठा देंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे, तो सरकार गिरा देंगे। ये डर होगा तो वो कोई गलत काम करेंगे नहीं। पर ये हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। यही तो वजह है कि कोई सत्ता में चुन के आने के बाद 5 साल तक फ्री हैंड मिल जाते, खुली छूट मिल जाती, जितना लूट सके लूटो, क्योंकि उन्हें पता है कि 5 साल के बाद जनता वैसे नहीं चुनेगी, तो जितना हम इसकी देश का खून चूस सके चूस ले। और यही तो करते राजनेता। अब यदि आपको मेरे कहने का आशय स्पष्ट हो, तो प्रजातंत्र का मतलब है किसी भी आदमी को सदैव शासन करते रहने का अधिकार नहीं, या शासन करने का अधिकार लोगों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। उस अधिकार को लोकसभा भवन में ही चैलेंज किया जा सकता है। अर्थात कि सरकार को हमेशा के लिए सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। उन्हें सत्ता में रहने का अधिकार कब तक है? जब तक कि वहां की पब्लिक चाहती हो, और वहां की पब्लिक यदि नहीं चाहती हो कि सरकार सत्ता में नहीं रहे, तो सत्ता को उखाड़ फेंकने का अधिकार भी उनके पास होना चाहिए, क्योंकि 5 साल कोई वेट नहीं कर सकता है। आप देखें कि विरोधी पक्ष का होना कितना आवश्यक है। विरोधी पक्ष के होने का मतलब है सरकार हमेशा हथौड़े के नीचे रहती है। देखिए, सत्ता पक्ष में होता है वो पक्ष होता है, उसके जो पक्ष और विपक्ष का मतलब ही ये होता है कि देखो 100 में से जिससे 51 वोट मिले वो पक्ष हो गया, सरकार हो गई। जिसे 49 मिले वो क्या हो गया? आलसियाना शुरू हो जाती है इस समय। हाँ, जिसे 49 वोट मिले वो क्या होता है? विपक्ष। दोनों के बीच में कितने वोटों का अंतर है? मात्र 2 वोटों का। पर विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि विपक्ष है तो इसका मतलब ये है कि जो सरकार है वो हमेशा हथौड़े के नीचे रहती है। जैसे सर के ऊपर हथौड़ा रखा हुआ बहुत बड़ा, और ये पहले से हो कि कोई भी गलत काम किया नहीं कि हथौड़ा माथे पे पड़ेगा, तो आप कोई गलत काम करोगे? नहीं करोगे। सच्चा विपक्ष होता है, जागरूक विपक्ष यदि हो तो सरकार कभी गलत फैसले नहीं ले सकती, क्योंकि उसे विपक्ष का हमेशा क्या रहता है? उसे डर बना रहता है। आप देखें, जो लोग सरकारी पार्टी में नहीं है उन लोगों की दृष्टि में भी प्रत्येक सरकारी कार्य का औचित्य सिद्ध होना चाहिए। दुर्भाग्यवश हमारे देश में नाना कारणों से मेरी सम्मति में प्रधान कारण सरकारी विज्ञापनों से मिलने वाली आय हो सकती है। सरकारी पक्ष का कई ज्यादा प्रचार होता है, विरोधी पक्ष का बहुत कम। विरोधी पक्ष समाचार पत्रों के लिए किसी आय का साधन नहीं बन पाते।
अब देखो हमारे यहाँ जो सत्ता में होता है उसके प्रचार प्रसार के लिए तो सब मीडिया होते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा होता है सरकार के पास। परंतु जो विरोधी होते हैं वो किसी भी समाचार पत्र के लिए, चैनल के लिए आय का जरिया नहीं होते, इसलिए उनका प्रचार प्रसार होता नहीं है। इसकी वजह से जो विपक्ष में होता है वो 5 साल के लिए गुमनामियों के अंधेरे में क्या होता है, खो जाता है। तो शासक दल के सदस्यों के भाषणों से समाचार पत्रों के अंतिम पृष्ठों के भी अंत में कहीं जाकर जगह पाते। मैं प्रजातंत्रवाद की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, प्रजातंत्र की सम्यक सफलता के लिए विरोधी पक्ष का होना एक अनिवार्य शर्त है। इसलिए पहली बात तो ये है कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए पहली चीज भीमराव अम्बेडकर ने क्या बताई कि हर 5 साल के बाद ही हटाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। कोई सत्ता यदि गलत काम करे तो उसे मध्यावधि में, बीच में ही उसे क्या कर देना चाहिए, उखाड़ फेंकना चाहिए, पहला। दूसरी शर्त बताइए कि जिस प्रकार सत्ता में पक्ष का जितना महत्व होता है उतना महत्व किसका होता है, विपक्ष का भी उतना महत्व होता है। इसलिए विपक्ष को भी उतने अधिकार मिलने चाहिए। और सफल प्रजातंत्र के लिए 2 आवश्यक शर्तें तो ये हो गई। अब आगे, क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड में विरोधी पक्ष के लिए न केवल स्थान है बल्कि विरोधी पक्ष के कार्यों को चालू रखने के लिए विरोधी पक्ष के नेता को सरकारी खजाने से वेतन दिया जाता है, उसे एक सेक्रेटरी दिया जाता है, उसे एक सांकेतिक लेखक तथा दूसरे कर्मचारी दिए जाते हैं। लोकसभा भवन में उसके लिए पृथक एक कमरा रहता है जिसमें वो अपना कार्य चलाता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि कनाडा में जिस प्रकार प्रधानमंत्री वेतन प्राप्त करता है उसी प्रकार विरोधी पक्ष का नेता भी वेतन प्राप्त करता है। इन दोनों देशों के लोग सोचते हैं कि कोई न कोई होना चाहिए जो सरकार की गलतियों की और उंगली निर्देश कर सके। वे चाहते सरकारी गलतियां बताने का कार्य सतत निरंतर होता रहना चाहिए, इसलिए वे विरोधी पक्ष के नेता पर रुपया खर्च करना बेकार नहीं समझते हैं। जैसे देखिए इंग्लैंड की अपनी व्यवस्था है, वहां जो सत्ता में बैठा व्यक्ति यदि प्रधानमंत्री है पक्ष में, तो उसका जो विरोधी होता है, जो विपक्ष का जो नेता होता है, उस नेता को विपक्ष के नेता को सरकार वेतन देती है, उसको एक सेक्रेटरी देती है। लोकसभा में, पार्लियामेंट में उसके लिए एक अलग से कमरा होता है, उसके हाथ में कर्मचारी होते हैं। कनाडा में प्रधानमंत्री को जैसे वेतन मिलता है, ठीक इसी प्रकार वहां के जो विपक्ष में बैठे नेता को भी वेतन मिलता है, क्योंकि वहां के लोगों का ये सोच है कि सरकार के सामने कोई न कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो लगातार जो गलतियां करते ही, जो सत्ता में बैठे हुए लोग जो गलतियां करते हैं, गलतियों की तरफ इशारा करता रहे, उसको चेतावनी देता रहे और हथौड़ों की तरफ सरकार के ऊपर हमेशा वो हथौड़ा क्या हो, टंगा रहे। इसके लिए वो पक्ष के साथ साथ विपक्ष का भी उतना ही क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। मैं समझता हूं कि तीसरी शर्त ये जो प्रजातंत्र की सफलता की पूर्व आवश्यकता है वह ये कानून तथा शासन की दृष्टि से सभी समान होने चाहिए। सफल प्रजातंत्र के लिए तीसरी शर्त रखी भीमराव अम्बेडकर ने कि कानून की नजर में सब समान होने चाहिए। पर ऐसा होता है क्या? नहीं। आपने देखा होगा कि खरबों रुपये की चोरी करने वाले जमानत पे घूम रहे हैं, पर 1-2 रोटी चुराने वाला, पेट की आग बुझाने के लिए चंद खाना चुराने वाला व्यक्ति कई साल तक जेल में बंद रहता है। कानून समान हुआ क्या? अमीरों के लिए अलग कानून है, गरीबों के लिए अलग कानून है। कानून सबको एक जैसा लगता है, पर उसके अधिकार सबको अलग अलग मिले हुए हैं। जबकि इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या होना चाहिए? कानून की नजर में सब समान होने चाहिए। यद्यपि ऐसे छूट-फूट अवसर गिनाए जा सकते जहाँ कानून की समान दृष्टि नहीं रही है, तो भी मैं समझता हूँ कि इस समय मुझे कानून की दृष्टि में समानता के बारे में बहुत कुछ अधिक कहना चाहिए, लेकिन शासन की दृष्टि में समानता की बात महत्वपूर्ण है। आप में से बहुत से लोगों के लिए संभव है कि या तो ऐसी घटना याद कर सके या ऐसी घटनाओं की कल्पना कर सके जबकि शासनारूढ़ पार्टी अपने पार्टी के सदस्य के हित में ही शासन करती हुई प्रतीत हुई है। कुछ भी हो, मैं इस प्रकार की कितनी घटनाएं याद कर सकता हूँ। आप कल्पना करें कि एक कानून है जो कहता है कोई भी आदमी बिना लाइसेंस के किसी विशेष वस्तु का व्यापार नहीं कर सकता, क्योंकि कानून सबके लिए समान है, इसलिए कोई भी उस कानून पर आपत्ति नहीं उठा सकता है। इस कानून विशेष में कुछ भी पक्षपात नहीं, लेकिन हम एक कदम आगे जाए और देखें कि जब कोई आदमी किसी अफसर या मंत्री के पास किसी वस्तु विशेष का व्यापार करने के लिए लाइसेंस मांगने जाता है, मैं नहीं जानता लेकिन लगता है कि एकदम संभव है कि मिनिस्टर सबसे पहले उसकी टोपी की ओर देखिए, वह किस रंग की टोपी पहने हुए हैं। देखिए, कानून की दृष्टि से सभी समान है, होना भी चाहिए। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से भीमराव अम्बेडकर बता रहे हैं कि कुछ काम करने के लिए लाइसेंस चाहिए, तो लाइसेंस ये कानून है कि ये यदि किसी को ये बिजनेस करना है तो इसमें लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है। यहाँ तक तो ठीक है,
पर कोई व्यक्ति लाइसेंस लेने के लिए किसी अफसर या मंत्री के पास जाए तो सबसे पहले वो अफसर या मंत्री ये देखेगा कि टोपी कौन सी पहन रखी है। टोपी का मतलब टोपी से नहीं है कि अगला व्यक्ति किस धर्म का है। अफसर मंत्री उनके काम करने के तरीके इस पर डिपेंड करते हैं कि अगला किस धर्म का है। यदि कोई यदि मुसलमान यदि विधायक या सांसद हैं और मुसलमानों का कोई प्रतिनिधि मंडल आए तो उसकी कोशिश रहती है उसका काम कर दे। हिंदू सांसद हिंदुओं का काम करेंगे। यदि जब ये होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत गलत हो रहा है, ये प्रजातंत्र के लिए बहुत घातक है। क्योंकि कोई भी काम आए तो बस एक ही नजरिए से देखना चाहिए कि कानून कहता है कि हाँ इसको ये काम मिलना चाहिए तो वो दो, लाइसेंस मिलना चाहिए तो दो, और कानून कहता है कि लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए तो मत दो। यदि उसके बीच में धर्म, टोपी ये सब आ जाए तो फिर कानून की दृष्टि समान नहीं रहेगी। यदि वैसी टोपी पहने हुए है कि जो उसे अच्छी लगती है तो निश्चय हो जाता है कि वो उसकी पार्टी का आदमी है। अब एक दूसरा आदमी जाता है जो दूसरी तरह की पोशाक पहने दूसरी पार्टी का है तो उसकी पार्टी का व्यक्ति होगा तो काम हो जाएगा, दूसरी पार्टी का होगा तो काम नहीं होगा। जब एक दूसरा आदमी वह मिनिस्टर पहले आदमी को लाइसेंस दे देता है, दूसरे को इनकार कर देता है। शासन की दृष्टि से दोनों आदमी लाइसेंस लेने के समान रूप से अधिकारी हैं। किसी सुविधा विशेष का लिया जाना एक छोटी सी बात है, उसका प्रभाव संभवतः थोड़े से लोगों पर पड़ता है। यदि देखो कांग्रेस पार्टी सोचे कि कांग्रेसियों का ही काम करे, बीजेपी सोचे कि बीजेपी का ही काम करे। देखो चुनाव लड़ने के पहले सभी अलग अलग पार्टियों के लोग हो सकते हैं, पर जो एक बार सत्ता में जो चले जाते हैं, जो सरकार बनाते हैं, वो फिर किसी पार्टी के नहीं रहते हैं। उनके लिए कानून की दृष्टि से कोई भी व्यक्ति उनके पास जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। मान लीजिए किसी पार्टी के किसी सदस्य ने कोई अपराध किया है, उसके विरुद्ध काफी गवाही है, उस पर मुकदमा चल रहा है। अब इस इलाके में उस पार्टी का मुखिया मजिस्ट्रेट के पास जाकर कहता है कि इस आदमी पर मुकदमा चलाना ठीक नहीं क्योंकि ये फलना पार्टी का आदमी है। तो आगे बढ़कर ये भी कहता है कि यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं इस बात की सूचना मिनिस्टर को दे दूंगा, यहाँ से आपका तबादला अन्यत्र करा दूंगा। यदि कोई किसी पार्टी का कोई व्यक्ति उसने कोई अपराध किया, उसके खिलाफ स्ट्रांग एविडेंस भी है, सबूत भी है, परंतु वहां का जो मिनिस्टर होता है, जो स्थानीय नेता होता है, वो वहां के एसडीएम के पास, मजिस्ट्रेट के पास जाता है और कहता है कि तुम इस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करो क्योंकि हमारी पार्टी का आदमी है, भले इसने गुनाह किया है। तो फिर ये क्या सही है? यदि वो ये भी धमकी देता है कि यदि आपने मेरी बात नहीं मानी, इसके ऊपर से केस वापस नहीं उठाया तो मैं ऊपर बैठे हुए मिनिस्टर को फोन कर दूंगा या उनको सूचित कर दूंगा। तो ये इस प्रकार की जो चीजें होती है, क्योंकि वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उसकी पार्टी का आदमी है, तो फिर यह कानून की नजर में सब समान नहीं रह जाते हैं। कानून फिर सबके लिए अलग अलग हो जाता है। आप कल्पना कर ही सकते हैं कि इससे सारी शासन व्यवस्था में अव्यवस्था, आपाधापी का साम्राज्य हो जाएगा। किसी समय अमेरिका में यही हाल था। उस समय की शासन पद्धति विकृत पद्धति के नाम से प्रसिद्ध है। जब एक पार्टी शासनारूढ़ होती है तो पहली पार्टी द्वारा नियुक्त सभी कर्मचारियों को उनके पदों से पृथक कर देती है। यहाँ तक कि क्लर्कों, चपरासियों तक को भी निकाल बाहर किया जाता है। इन सब की जगह नई पार्टी के नए आदमी नियुक्त किए जाते हैं। वास्तव में काफी वर्षों तक अमेरिका में कहने सुनने लायक किसी भी तरह की शासन व्यवस्था नहीं थी। बाद में ये बात से हम उनकी समझ में आ गई कि प्रजातंत्रवाद के हित में ठीक नहीं, उन्होंने इस विकृत पद्धति को बंद कर दिया। अब होता क्या है अपने यहाँ, देखिए अपने यहाँ ये होता है कि जैसे कोई पार्टी सत्ता में आई, जैसे अभी राजस्थान में पहले किसकी सरकार थी, बीजेपी की थी, अब किसकी आई, कांग्रेस की आई। तो जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार जैसे ही आई तब उसने क्या किया कि पहले जितने भी सचिवालय में जितने भी एम्प्लॉइज थे उन सबको निकाल दिया मतलब कि उनके ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि वो उनको ऐसा लगता था कि वो बीजेपी पार्टी के आदमी है। फिर कांग्रेस हर सरकार जो जीत जाती है तो पिछली सरकारों के जितने भी कर्मचारी होते उनको उस जगह से ट्रांसफर कर देती है, उसकी जगह उनके चहेते जो कि उनकी पार्टी के होते कथित तौर पे उनको लाके वापस शिफ्ट किया जाता है। अमेरिका में ये विकृत व्यवस्था सालों से प्रसिद्ध थी, विकृत पद्धति है ये। पर उसके बाद अमेरिका में बहुत बड़ा चेंज आ गया। अब सरकार चाहे बदल भी जाए तो वहां पर रहने वाले व्यक्तियों की कार्रवाई वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर नहीं होते हैं। कानून की नजर से उनका जो क्राइटेरिया उस पर यदि आ रहा है कि इसका ट्रांसफर करना चाहिए तो करते हैं, बाकी बदले की भावना से नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जैसे कि अभी अटल सेवा केंद्र नाम है, उसके पहले कुछ और नाम था। कोई सरकार आएगी किसी योजना में, आपने देखा होगा कि कोई भी योजना जैसे पहले थी अन्नपूर्णा योजना चलती थी, अन्नपूर्णा योजना का नाम बदल के उन्होंने कोई दूसरा नाम रख दिया, इंदिरा रसोई नाम रख दिया। ये क्या है? शुद्ध राजनीति है, अपने चहेतों के नाम रखना।
यदि बीजेपी होती तो बीजेपी भी फिर ऐसा ही करती। इस प्रकार की राजनीति देश के लिए क्या होती है, घातक होती है, और प्रजातंत्र के लिए क्या होती है, इससे मुश्किलें बहुत ज्यादा आ जाती है। तो इस पार्ट में भीमराव अम्बेडकर ने 3 शर्तें बताई अभी तक पढ़ी। सबसे पहला कौन सी थी, पहली शर्त कौन सी थी कि 5 साल तक राज करे, ये कोई जरूरी नहीं है, उसके पहले निषेधात्मक शक्तियों से सरकार को हटाने की ताकत हमारे पास होनी चाहिए। दूसरी शर्त कौन सी थी, हाँ, जितने पक्ष को अधिकार होते हैं सत्ता में, पक्ष का भी उतना ही महत्व है जितना कि विपक्ष का, इसलिए विपक्ष के नेता को भी उतने अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि विपक्ष का नेता सरकार की गलतियों की तरफ इशारा कर सकता है और सरकार के ऊपर, सत्ता के ऊपर एक हथौड़ी की तरह हमेशा खतरा बना रहता है। नंबर 3, कानून व्यवस्था की नजर में सब क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, क्योंकि सत्ता में जाने के बाद कोई भी किसी पार्टी का आदमी नहीं रहता है, सरकार किसी पार्टी की नहीं होती है, वो सभी पार्टियों की होती है। तो ये 3 चीजें जरूरी है सफल प्रजातंत्र के लिए। जितना मैंने पढ़ा है उतना पढ़ के आ जाना, इसमें से कुछ भी आपको लगे तो ऐसे पाठों के प्रश्नोत्तर अक्सर आते हैं, और पर हमें पूछने पर फिर आते ही नहीं, क्योंकि हम पाठ को कभी पढ़ते नहीं है। तो इस पाठ को पढ़ लेना, ठीक है। धन्यवाद।